हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके यानी पिछले कई दिनों से लगातार वीडियो बनाई जा रही है। उसी में ये आपकी यूपीएसआई संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप एक भी प्रश्न स्किप नहीं करें, क्योंकि एक भी यदि आपने प्रश्न स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल जाए। तो आप यानी सभी प्रश्नों को क्रम वाइज जरूर देखें और पूरा देखें, और आप नोटों को पेन लेके साथ बैठें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो आप अपने साथ के साथ इन्हें लिखते भी जाएं, क्योंकि यदि लिखते जाएंगे तो उससे क्या है कि आपका मतलब बहुत अच्छा एक जैसे स्कोर बन पाएगा। इसीलिए आप साथ के साथ ज़रूर लिखते जाएं और बाद में यानी इन्हें रिवीजन भी करते रहें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो सही होगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 44 देता है। और जो अनुच्छेद 44 है, इसमें उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो। पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो। क्या हो? पूरे देश में एक समान अधिकार हो तथा समान नागरिक संहिता हो, यानी समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। क्या है? नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो, और उसके अलावा इसमें बताया गया है कि तथा समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 44 के तहत है। और आपको बता दें कि जो ये यानी अनुच्छेद हैं जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये कितने संविधान के भाग में? तो भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है। और आपको एक और बात बता दें कि भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 36 से लेकर के 51 तक हैं। और ये किस देश से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। किससे लिए गए? से लिए गए हैं। किससे लिए गए? तो ये यानी भाग 4 में 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या? जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 2, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल शिक्षा का प्रावधान तहत प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 है, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45।
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान तहत यानी प्रदान किया जाता है, तो अनुच्छेद 45 के तहत प्रदान किया जाता है। जो अनुच्छेद 45 है इसमें कहा गया है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध। क्या ये किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 45 में, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध का क्या करेगा? उपबंध करने का प्रयास करेगा। और ये किस में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 45 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है, राज्य खास देखभाल के साथ समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए बढ़ावा देगा, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 42 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। क्या होगा? अनुच्छेद 46 सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य खास देखभाल के साथ समाज के वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के लिए बढ़ावा देगा, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 46। कौन सा? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में बताया गया है जो अनुसूचित जातियों, अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया? अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि, क्या? संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो अभिवृद्धि का वर्णन है। जो अनुच्छेद 46 है इसके अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा
और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। किसकी? सामाजिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। ये किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 46 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्था करने के लिए निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 48। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न यानी कई बार यानी पूछा गया प्रश्न है, तो ये आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। इसलिए आप जरूर ध्यान रखें से कि जो आपका ये अनुच्छेद 48 है इसमें कृषि पशुपालन को व्यवस्थित करने के निर्देश मिलते हैं। किसमें? तो अनुच्छेद 48 में। आपका यानी अनुच्छेद 48 है, इसमें राज्य विशेषकर गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा। यानी इसमें यह बताया गया है राज्य विशेषकर गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा। ये किसमें कहा गया? तो अनुच्छेद 48 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है। किस में कहा गया? अनुच्छेद 49 में कहा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहते हुए राज्य की बाध्यता होगी। क्या होगी? राज्य की बाध्यता होगी कि वह राष्ट्रीय महत्व
वह राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का विनाश व्ययन अथवा निर्यात का यानी निर्यात से संरक्षण करें। किसी का संसद द्वारा निर्मित विधि राज्य की क्या है, विधि के द्वारा ही यानी क्या करेगा, राज्य की जो बाध्यता होती है कि वह राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या संस्थान या वस्तु का विनाश या व्ययन अथवा निर्यात से संरक्षण करे। ये किसका है, ये आपके यानी अनुच्छेद 49 में बताया गया है और ये राज्य का यानी दायित्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक और सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 50 देता है, जिसमें यह कहा गया है राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है। यानी क्या करता है, राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50 है। प्रश्न नंबर 7। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान के उल्लिखित किया गया है। ऑप्शन अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान में के उल्लिखित किया गया है। तो अनुच्छेद 51 में उल्लिखित किया गया है और इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति के विषय में
के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की यानी प्रोन्नति के विषय में जो वर्णन किया गया तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। और आपको बता दें जो अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 44 में यानी इसके अंतर्गत है समान सिविल संहिता। क्या है 44 में? क्या है? तो समान सिविल संहिता। उसके अलावा अनुच्छेद 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 में है एससी और एसटी के संबंध में। किसके संबंध में? एससी और एसटी के संबंध में अनुच्छेद यानी 46 में जो एससी और एसटी वर्ग है इसके यानी संरक्षण के लिए यानी अनुच्छेद 46 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 46 में। उसके बाद आपका अनुच्छेद 39 ऑप्शन में, तो अनुच्छेद 39 में क्या है? तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये किसमें? अनुच्छेद 39 में। आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 44 है उसमें समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 46 में इसमें एससी एसटी वर्ग के लिए यानी संरक्षण की बात कही है। उसके अलावा अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा क्या है? अनुसूचित अनुसरणीय कुछ यानी कार्य और निर्देशक के तत्वों के बारे में कहा गया है। और जो ये 46 है इसमें जो एससी एसटी वर्ग है उसके लिए यानी संरक्षण की बात कही है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का भाग यानी 4A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार से, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन डी नागरिकता से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये है 51 क में। किसमें? 51 क में ये शामिल है। उसके अलावा आपको बता दें कि इसमें यानी कितने कर्तव्य हैं यानी मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो स्वर्ण से समिति की सिफारिश के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए। और ये किसमें? तो भाग 4 क में ये जोड़े गए। किसमें जोड़े गए? तो भाग 4 क में ये जोड़े गए। क्या? मौलिक कर्तव्य। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए? तो ये लिए गए सोवियत संघ रूस से। किससे? सोवियत संघ रूस से ये लिए गए हैं। और ये आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में 11 यानी मौलिक कर्तव्य हैं। और ये स्वर्ण से समिति की सिफारिश के द्वारा ये जोड़े गए। और ये कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। और आपको बता दें ये जब जोड़े गए थे तब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य
कर्तव्य ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? बाद में ये मौलिक कर्तव्य जो, और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। और इसमें ये जो जोड़ा गया था इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करना। क्या करना? जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये जोड़ा गया था 86वां यानी संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ऑप्शन ए नागरिकों और विदेशी दोनों पर, ऑप्शन बी केवल नागरिकों पर, ऑप्शन सी केवल विदेशियों पर, ऑप्शन डी केवल सशस्त्र बलों के कार्मिकों पर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो नागरिकों पर यानी लागू होते हैं। तो ये आपके जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और किसमें? भाग 4 क में। किसमें? भाग 4 क में ये जोड़े गए हैं। और आपको बता दें ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए सोवियत संघ रूस से। कहाँ से? सोवियत संघ रूस से ये लिए गए हैं। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं। और ये कब जोड़े गए? 1976 में ये जोड़े गए। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1986। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस ऑप्शन सी 1976 में। कब जोड़े गए? तो 1976 में ये जोड़े गए। और भारतीय संविधान में जो ये 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये जोड़े गए। उसके अलावा ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की ये सिफारिश पर जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की ये सिफारिश पर जोड़े गए। और ये कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 1976 में। कब? 1976 में ये जोड़े गए। और उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब? 2002 में जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है। और अब आपको बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें। क्या है? संविधान का पालन करें। ये कौन? संविधान का पालन करें। और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। क्या करें? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये कौन सा है? पहला। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। तो दूसरे में बताया गया स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें।
उसके अलावा तीसरा जो है वो आपका है भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, संप्रभुता और अखंडता, अखंडता की रक्षा करें। क्या करें? भारत की संप्रभुता और अखंडता की क्या करें? रक्षा करें। उसके बाद अगला चौथा जो है वो आपका है देश की रक्षा करें। क्या करें? देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। क्या? आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका चौथा मौलिक कर्तव्य है, जिसमें कहा गया देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। अगला जो पांचवा है वो आपका है सामान्य भाईचारे की भावना। क्या है? सामान्य भाईचारे की भावना। उसके अलावा छठवां जो है वो आपका है वो है मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें। क्या करें? मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें। उसके बाद आपका सातवां जो है वो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। क्या करें? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। उसके बाद आठवां है उसमें बताया गया है आपके आठवें में बताया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। उसके बाद जो नौवां है वो आपका है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। क्या करें? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। उसके बाद जो दसवां है वो आपका है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। किसके लिए? आपका यानी जो आपका दसवां है वो है आपका है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। ये कौन सा है? तो दसवां है। और आपका 11वां हमने पहले ही बता दिया है कि ये 11वां जो जोड़ा गया वो आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की यानी स्कूल को भेजें। किसको? स्कूल को भेजें। ये कौन सा है? यानी ये आपका है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। आपको दोबारा बता दें, पहले में है संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का भी सम्मान करें, और उसके दूसरा जो है आपका स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा आपका है भारत की संप्रभुता और अखंडता की क्या करें? संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। उसके अलावा आपका जो तीसरा है वो आपका है यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। और चौथा जो है वो आपका है देश की रक्षा करें। क्या करें? देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता यहाँ पर क्या है? आवश्यकता होगा, उसके बाद है आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। क्या करें? राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। और पांचवा आपका सामान्य भाईचारे की भावना। उसके बाद छठवां मिश्रित संस्कृति संरक्षण करें। उसके बाद सातवां प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। और आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। और नौवां वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। और 10वां है उत्कृष्टता के लिए क्या करें? उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। क्या करें? उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, जो आपका 10वां मौलिक कर्तव्य है। आपको यानी प्रत्येक प्रश्न हमने समझा दिया है।
अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। हमने जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य वो आपके पूरी तरह से समझा दिए। अब भी यदि आप प्रश्न गलत करते हैं तो ये मानो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपको प्रत्येक प्रश्न समझा रहे हैं। आपके यदि 11 इन मौलिक कर्तव्य में से कोई भी एक पूछ लिया जाता है तो बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे, क्योंकि हम प्रत्येक को अच्छे से समझा रहे हैं। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जो मेहनत है वो यानी पूरी तरह से यानी आपके प्रति जो सहयोग है, जो आपके प्रति यानी लगातार हम जो मेहनत कर रहे हैं वो यानी आपके यानी सही जगह यानी हम कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप अपनी मतलब नॉर्मल ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हम नॉर्मल मतलब आपसे यानी कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम आपको समझा पाएंगे, कैसे आपको यानी आगे बढ़ा पाएंगे। आगे कब बढ़ा पाएंगे, जब आप यानी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे। उससे क्या है कि आपसे जो कनेक्टिविटी बनी रहेगी उससे हम आपकी प्रत्येक चीज़ में सुधार कर पाएंगे, जो आपके यानी यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें। क्योंकि यदि ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ेंगे उतना ही आपका कॉम्पिटिशन का भी पता चलेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो समझ में आई हो अच्छे से और आपको हम अच्छे से समझा सके हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि आपको हम प्रश्नों को अच्छे से समझा पाए। धन्यवाद।